नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट के असिस्टेंट का एग्ज़ाम आज यानी 30 अप्रैल को संपन्न हुआ है। इस एग्ज़ाम में इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और हिंदी से कुल मिलाकर 100 सवाल पूछे गए थे, जिसमें 25 सवाल जनरल अवेयरनेस यानी कि जनरल स्टडीज से था। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम उन 25 सवाल को एक्सप्लेनेशन के साथ देखने जा रहे हैं कि किस सवाल का क्या आंसर होगा। सो फ्रेंड्स, आप ध्यान से इस वीडियो को देखें और अपना कितना सवाल आपका सही होता है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहला सवाल है कि हु वाज नॉट मेंबर ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट इस्टेब्लिश्ड इन 1946। फ्रेंड्स, हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में सवाल पढ़ देंगे, इसलिए किन्हीं को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। तो क्वेश्चन है कि 1946 में अंतरिम सरकार का जो गठन हुआ उसके सदस्य कौन नहीं थे। तो फ्रेंड्स, ये सवाल जो है उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेनेशन याद रखने की ज़रूरत है, डेप्थ में पढ़ने की। इसका सही जवाब होगा अच्युत पटवर्धन। अच्युत पटवर्धन 1946 में जो इंतरिम सरकार गठित हुआ था उसके सदस्य नहीं थे। इसके अलावा जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह और जगजीवन राम, ये तीनों ही इसके सदस्य थे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये है कि हु हैज स्टार्टेड अमृत बाजार पत्रिका। अमृत बाजार पत्रिका की शुरुआत किसने की थी। ये बहुत ही आसान सवाल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसका शुरुआत किया था फ्रेंड्स शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने। दो लोगों ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इन कंपेरिजन टू अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ मून। कुछ ऑप्शंस हैं, कह रहा है कि अर्थ की तुलना में चंद्रमा की सतह पे क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी व्यक्ति का जो मास होता है यानी द्रव्यमान और जो वेट होता है भार, इसमें रिलेशन समझेंगे। जैसा कि आप फिजिक्स में पढ़े हैं कि W = mg, जहाँ g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है। फ्रेंड्स, जब भी कोई वस्तु किसी भी जगह पे जाता है तो उसका मास में कोई चेंज नहीं है। सपोज कीजिए कोई 50 किलो का आदमी है, वो पृथ्वी पर है तो वो 50 किलो का होगा। अगर वो चंद्रमा पे जाता है तो भी वो 50 किलो का ही उसका मास होगा, तो मास में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ग्रेविटी चेंज करने की वजह से वेट में चेंज आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि मून पे जो ग्रेविटी होता है अर्थ के ग्रेविटी का 6th पार्ट होता है, 1/6। तो जब कोई वस्तु मून पे जाएगा तो उसका मास सेम रहेगा यानी द्रव्यमान सेम रहेगा, लेकिन भार यानी वेट कम हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है, केवल भार कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें फ्रेंड्स तो यह है लॉन्गेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया में किस तिथि को सबसे लंबा दिन होता है। तो इसको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है। पहले ग्लोब को ध्यान से देखें, ये है इक्वेटर यानी विषुवत रेखा। इसके ऊपर में हमारा इंडिया लाई करता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर यानी उत्तरी गोलार्ध में। ऑस्ट्रेलिया है सदर्न हेमिस्फीयर दक्षिणी गोलार्ध में। तो अगर आपको याद हो तो हमारे यहाँ यानी उत्तरी गोलार्ध में सामान्यतः 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तो इससे ठीक 6 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया में बड़ा दिन होगा, क्योंकि जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है, और जिस दिन उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होता है अपोजिट उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो 21 जून में अगर आप 6 महीने जोड़ते हैं तो वो आता है लगभग 21 दिसंबर। ऑप्शन में दिया हुआ है 22 दिसंबर। एक्चुअली ये डेट वेरी करता है 21 और 23 के बीच, तो ऑप्शंस 22 दिसंबर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द डिफरेंस इन ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीजेज एज वन मूव फ्रॉम, यानी दिन और रात की अवधि में अंतर बढ़ता जाता है। कब बढ़ता है, हम कहाँ जाते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स देखते हैं फिर से वही, इक्वेटर पे दिन और रात बराबर होता है। जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे, या तो ऊपर उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, यानी इक्वेटर से अगर हम पोल की तरफ जाएंगे, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ, तो दिन और रात का लंबाई यानी डे और नाइट के बीच का जो अंतर होता है वो बढ़ता जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इक्वेटर एंड पोल, यानी भूमध्य रेखा और ध्रुव। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जब हम जाएंगे तो दिन
और रात के जो लेंथ है, जो अवधि है, उसमें अंतर आता जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कह रहा है कि विच प्लेस हैज अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, यानी GMT से आगे का समय क्या होगा। फ्रेंड्स, इसके लिए हम बहुत ही ईजी तरीका से याद रखते हैं। ये हमारा ग्लोब है, ये अगर GMT लेते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन से पास करता है, तो जो भी इसके ईस्ट में होगा, पूरब में, वो फॉरवर्ड होगा यानी आगे समय होगा, और जो इसके पीछे यानी पश्चिम में होगा, वहाँ समय पीछे होगा ग्रीनविच से। तो अगर बात की जाए लिस्बन, जो पुर्तगाल में है, ये लंदन से पश्चिम में है। बगदाद इराक में है, लंदन से पूरब में है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जो पूरब में होगा वहाँ समय GMT की तुलना में आगे होगा। एग्जाम्पल के लिए, भारत लंदन से पूरब है, तो हमारा ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा समय 5.5 घंटे आगे होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है बाउंड्री बिटवीन नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया इज मार्क्ड बाय 17th पैरेलल। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 है बाउंड्री बिटवीन USA एंड कनाडा इज 38th पैरेलल। इसको भी बहुत आसानी से ऐसे याद रखेंगे। ये 38th पैरेलल 17th पैरेलल का जो कहानी है वो ऐसा है कि ये है इक्वेटर 0 डिग्री। 17th पैरेलल फ्रेंड्स, ये वियतनाम में पड़ता है, नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम। तो ऑप्शन 1 हो गया गलत, यानी उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच 17वीं अक्षांश रेखा नहीं है। 17वीं अक्षांश रेखा उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच है, तो ऑप्शन 1 गलत। जब हम इसके ऊपर बढ़ेंगे फ्रेंड्स, तो आएगा 38th पैरेलल। 38th पैरेलल नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है, तो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को अलग करने वाला है 38th पैरेलल, तो ऑप्शन बी भी गलत। USA और कनाडा को जो अलग करता है वो है 49th पैरेलल, यानी इसके और ऊपर में। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक और न ही दो, दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। 17th पैरेलल जो होता है वो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच, जबकि 38th पैरेलल उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच, कनाडा और USA के बीच 49th पैरेलल है। नाउ फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड हार्डिंगे ने पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी बंगाल के विभाजन को कब रद्द किया था। तो ये बहुत ही आसान सवाल है। 1911 में रद्द किया गया था। बंगाल का पार्टीशन 1905 में हुआ था फ्रेंड्स। 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। लॉर्ड हार्डिंगे के नाम पर आप जानते हैं पटना में हार्डिंग पार्क भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जगदीशपुर से 1857 में किन्होंने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था। ये बहुत ही आसान सवाल है। वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन ए सही जवाब होगा। वीर कुंवर सिंह ने 1857 में जगदीशपुर से बिहार का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के विषय में कौन सा सही है, यानी महालेखा और महानियंत्रक परीक्षक के बारे में कौन सा कथन सही है। स्टेटमेंट 1 है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सिक्योर्स द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू पार्लियामेंट, यानी भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक कार्यपालिका की संसद के प्रति उत्तरदायित्व को सुरक्षित करते हैं। ये सही स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि महालेखा परीक्षक यानी CAG ये एक्चुअली अपना रिपोर्ट पेश करते हैं, जिस रिपोर्ट पे संसद में बहस होता है। तो इससे एग्जीक्यूटिव यानी कि जो करंट गवर्नमेंट होती है उस पर पार्लियामेंट का उत्तरदायित्व होता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फ्रेंड्स कि कैग हैज नो पावर टू एनफोर्स द ऑडिट फाइंडिंग्स, यानी उनके पास लेखा परीक्षा निष्कर्षों को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है। ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। कैग केवल रिपोर्ट सबमिट कर सकता है, ये रिकमेंड कर सकता है कि इस तरह से नहीं, इस तरह से खर्च हो, ऐसे हो, सिर्फ रिकमेंडेशन ही कर सकते हैं। ये किसी तरह का इनके पास कोई पावर नहीं है कि आप ऐसे ही करेंगे। एक्चुअली जब पैसे निकल जाते हैं अकाउंट से तब ये केवल उसको देखते हैं कि कहाँ किस में क्या क्या खर्च हुआ है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं फ्रेंड्स। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है,
यानी किस यूनियन टेरिटरी को राज्यसभा में सीटें दी गई है? पहला है पुडुचेरी, बिल्कुल सही है, 1 सीट है। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, 3 सीट है राज्यसभा में। जम्मू कश्मीर, सही है, 4 सीट है। लद्दाख को कोई सीट नहीं मिला हुआ है, लद्दाख का कोई रिप्रेजेंटेशन राज्यसभा में नहीं है, केवल लोकसभा में लद्दाख को 1 सीटें मिली हुई है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने देखा कि पुडुचेरी यानी 1, 2, 3 इन तीनों को राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका सही जवाब होगा केवल 1, 2 और 3 यानी ऑप्शन सी। फ्रेंड्स, आप अपना मिलाते भी जाएंगे। नेक्स्ट है विच रिट सिक्योर्स पर्सनल फ्रीडम, यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कौन सुरक्षित करता है? बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, कि अगर कोई किसी को बंदी बना ले तो ये रिट्स सामने आता है और बोलता है कि आपने किस आधार पे बंदी बनाए। तो ये हमारे पर्सनल फ्रीडम को सिक्योर करता है हैबियस कॉर्पस, ऑप्शन ए सही जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है विच इज नॉट फंडामेंटल ड्यूटी, कौन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है, मौलिक कर्तव्य नहीं है? जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा कुल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जोड़े गए थे। बाद में 2002 में एक और फंडामेंटल ड्यूटी जोड़ा गया, तो टोटल अभी 11 फंडामेंटल ड्यूटी है। आइए एक एक करके देखते हैं। भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये बिल्कुल है, फंडामेंटल ड्यूटी है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान करना, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है फ्रेंड्स। हालांकि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी, जिसके रिकमेंडेशन पे मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है संविधान में, उन्होंने कर की बातें की थी, लेकिन वो हमारे संविधान में एडेड नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। फ्रेंड्स, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, कल्याणकारी राज्य की सुविधा के लिए कर का भुगतान, ये फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। नाउ फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यायपालिका के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? कह रहा एवरी लॉ पास्ड बाई पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट से जितने भी लॉ पास होंगे संसद से, क्या वो सब सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल चाहिए? ये गलत है। हर एक लॉ को सुप्रीम कोर्ट का अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट केवल कॉन्स्टिट्यूशनलिटी की जांच करता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पढ़ते हैं। जुडिशरी कैन स्ट्राइक डाउन इट्स ऑन जजमेंट इफ़ इट गोज अगेंस्ट अ स्पिरिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी अपने ही किसी जजमेंट को, अपने ही किसी फैसले को उलट सकता है? तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। कई बार जुडिशरी ने ऐसा किया है कि संविधान के इंटरप्रिटेशन को लेकर उन्होंने अपने पुराने फैसले को बदला है। एनी सिटीजन कैन अप्रोच द कोर्ट इफ़ हीज और हर फंडामेंटल राइट्स आर वायलेट, अगर आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहा है तो क्या आप कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है फ्रेंड। आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट, आप सीधे जा सकते हैं फ्रेंड्स। ये पावर हमको दिया गया है फंडामेंटल राइट्स में। तो इस तरह से हमने देखा कि इसका ऑप्शन 1 गलत है, ऑप्शन 2 सही, ये भी सही है। तो इस तरह से केवल 2 और 3 सही है, यानी ऑप्शन सी सही है। स्टेटमेंट 2 और 3 सही है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन हमारा है इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विथ, यानी जब भी आर्थिक विकास होगा तो उसके साथ और क्या चलेगा? तो ऐसा समझिए फ्रेंड, जैसे जैसे आर्थिक विकास होगा, मतलब आपका इनकम जब बढ़ता जाएगा, तो लोगों का इनकम बढ़ रहा है तो महंगाई बढ़ता जाएगा, यानी मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशंस बढ़ेगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है, ऑप्शन बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित कौन है? तो अगर स्थापना की बात की जाए तो आर्टिकल 324 है फ्रेंड्स, आर्टिकल 324, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर वही बात करें 148 आर्टिकल, तो कैग से रिलेटेड, जैसा कि हमने अभी देखा, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के। 325 इलेक्शन से रिलेटेड है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, ये फ्री एडल्ट फ्रेंचाइज से रिलेटेड है फ्रेंड्स। नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन। ये करंट अफेयर का सवाल है कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है, यानी चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। तो वर्तमान में रेखा शर्मा है।
डायरेक्ट फॉरवर्ड सीधा सवाल है। जिन्होंने भी करंट को थोड़ा भी पढ़ा है वो इस सवाल को सही से बना पाएंगे। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी, रेखा शर्मा। नाउ नेक्स्ट सवाल पे आते हैं फ्रेंड्स। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं भारत के। पहला है मोहम्मद हिदायतुल्ला, बिल्कुल सही है, ये रहे हैं। दूसरा है फखरुद्दीन अली अहमद, ये नहीं रहे हैं फ्रेंड्स। तीसरा है नीलम संजीव रेड्डी, ये भी नहीं रहे हैं, ये भारत के राष्ट्रपति रहे हैं। शंकर दयाल शर्मा, ये उपराष्ट्रपति रहे हैं। तो इस तरह से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 4 ये सही आंसर है, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, केवल 1 और 4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फ्रेंड्स। करंटली इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर, इस समय भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है, यानी व्यापारिक भागीदार कौन है भारत का सबसे बड़ा। फ्रेंड्स, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से ये डाटा रिलीज किया गया था कि संयुक्त अरब अमेरिका यानी यूएसए भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, यानी व्यापारिक भागीदार है। कुल 128 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का ट्रेड हुआ है भारत और यूएसए के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो हाल ही में नीति आयोग के सीईओ बनाए गए हैं वीवीआर सुब्रमण्यम, यानी ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फ्रेंड्स। ए मेजर पोर्शन ऑफ आवर बॉडीज वेट इज मेड अप ऑफ, हमारे बॉडी का जो मेजर पोर्शन है वो किसका बना हुआ है। फ्रेंड्स, बहुत ही आसान सवाल है, पानी से। लगभग 46% बॉडी वेट पानी से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि इन कंट्रीज वेयर पॉलिश्ड राइस इज मेन सीरियल इन दियर डाइट, ऐसे देश जहाँ पे लोग पॉलिश युक्त चावल खाते हैं। आपने देखा होगा कि पॉलिश किया हुआ चावल आजकल हमारे यहाँ मिलता है, तो जो लोग पॉलिश किया हुआ चावल खाते हैं तो उनमें कौन सी बीमारी होती है। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, बेरी। जहाँ भी लोग पॉलिश युक्त चावल खाते हैं तो उससे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स गायब हो जाते हैं, हट जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे केस में उन लोगों को बेरी की बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ किस लिए मिला था फ्रेंड्स। बहुत ही आसान सवाल, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए, यानी सापेक्षता के सिद्धांत के लिए आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ मिला था। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नाउ मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक अश्व शक्ति यानी 1 हॉर्स पावर किसके बराबर है। 746 वाट, बहुत ही आसान सवाल। 746 वाट इज इक्वल टू 1 हॉर्स पावर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो है जीएस का, उसकी ओर चलते हैं फ्रेंड्स। कह रहा है मेन प्यूरिफिकेशन या सेपरेशन प्रोसेस जो है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में आप जानते हैं कि हम क्रूड ऑयल लाते हैं बाहर से, उसको रिफाइनरी में रिफाइन किया जाता है। तो इस समय जो प्रोसेस यूज होता है वो कौन सा प्रोसेस है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी अलग अलग तापमान पे अलग अलग जो उसके अवयव होते हैं यानी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अलग हो जाते हैं, सेपरेट होते हैं। फ्रेंड्स, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। आंशिक आसवन, ऑप्शन बी राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने जीएस के कुल 25 सवाल का एक्सप्लेनेशन के साथ हल देख लिया है। आप मिला लें कि आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपके जीएस में कितने सवाल आ रहे हैं। बहुत ही जल्द फ्रेंड्स हम आपके साथ हाजिर होंगे रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, मैथ और हिंदी के सवाल के साथ। उन सब का भी पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें।